जैसा कि इसके पहले भाग में, इस वीडियो के पहले भाग में हम लोगों ने क्लास 10th का जो चैप्टर है अध्याय 4 उसके कार्बन और उसके यौगिक के बारे में अध्ययन किया था। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, आप लोगों को याद भी होगा। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया, सहसंयोजी बंधन के बारे में बताया, कितने प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। फिर कार्बन के अपरूप के बारे में चर्चा किया था मैंने। फिर हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन के बारे में बताया। फिर आपको ये सवाल का हल करवाया था मैंने उस दिन। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर भी बताया था। आज हम पढ़ेंगे कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है। सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब होता है बेटा कि सबसे विशाल मात्रा में कार्बन के यौगिक हैं। मतलब जितना कार्बन का यौगिक है ना, उतना दुनिया में किसी भी तत्व का यौगिक नहीं है। तो आज हम यही पढ़ेंगे और सबसे पहला सवाल हमारे सामने उठ के आता है, जिसे आज हम सबसे पहले करेंगे और उसी के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और सबसे पहला सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि कार्बन द्वारा बड़ी संख्या में यौगिक बनते हैं या यौगिक का निर्माण होता है। पहले हम प्रश्न को लिखते हैं, कार्बन द्वारा सबसे बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, कार्बन द्वारा सबसे बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, क्यों? या फिर एग्जाम में भी पूछ सकता है कि व्याख्या करें, कारण बताएं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है बेटा, तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे और यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इसको हम पॉइंट वाइज लिखेंगे और कैसे लिखेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। लिखेंगे आप उत्तर, इसका उत्तर में आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। इसके निम्न कारण हैं। नंबर 1 कारण हो जाता है बेटा इसका, वो है अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मिंग। जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको अंग्रेजी में लिखना मजबूरी हो जाता है। फिर भी मैं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का भी चर्चा कर ही रहा हूँ। फॉर्मिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, इसका मतलब होता है सहसंयोजी इंग्लिश पढ़िए आप। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो इंग्लिश है इसमें, इसको पढ़ना है आप लोगों को, इसको इग्नोर नहीं करना है। सहसंयोजी आबंध का बनाना पहला पॉइंट है बेटा। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, एक चीज़ बताया था कि कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। ये जो मैंने लिखवाया ना, ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद क्या लिखना है मैं अभी बताऊंगा, उससे पहले मैं समझा रहा हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन के पास 6 परमाणु संख्या है। 6 परमाणु संख्या है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम 2 और 4 करके लिखेंगे। बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे वह त्याग सकता है तो मैंने प्लस लिखा है, त्यागना का मतलब तो माइनस हो गया ना।
इसलिए बेटा कि जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन देता है, जितना इलेक्ट्रॉन देता है उतना उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, और जितना इलेक्ट्रॉन वो लेता है उतना माइनस आता है। मान लीजिए राम है और ये है श्याम। राम ने श्याम को 1 रुपये दिए, तो धनी कौन है? कर्जा किसके ऊपर आया? श्याम के ऊपर आया, क्योंकि राम से उसने 1 रुपये लिया, तो श्याम हो गया माइनस में, और राम ने उसको दिया इसलिए राम हो गया प्लस में। वैसे ही यहाँ पे है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। जहाँ भी मुझे लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज होंगे, वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो यहाँ अगर देखा जाए तो चार्ज इलेक्ट्रॉन या तो लेगा या तो देगा, दो ही काम करेगा। इस केस में क्या होता है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन अगर वो छोड़ता है, त्याग देता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का अगर वो त्याग कर देता है, ठीक है ना, चार्ज इलेक्ट्रॉन अगर वो त्याग कर देता है तो बहुत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और उतना ऊर्जा कार्बन के पास होता नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। अगर ग्रहण करता है चार्ज इलेक्ट्रॉन, किसी से मांग लेता है, तो इसकी जो नाभिक है, कार्बन की जो नाभिक है वो डगमगा जाएगा, उसकी क्षमता उतना नहीं है। इस केस में क्या करता है कार्बन? क्या करता है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इस केस में कार्बन क्या करता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब होता है सहसंयोजी आबंध। इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। इसका मतलब होता है सहसंयोजी आबंध। तो बॉन्ड बनाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत बड़ी संख्या में वो बंधन बना देता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, वहाँ पे आप लिखेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए। देखिए कि सहसंयोजी आबंध बनाने के गुण के कारण, अभी आपको तो पता ही है कि ऐसा क्यों है, मैंने बता दिया ना। ये 2 रीजन आप इसके अंदर लिख सकते हैं, जो मैंने अभी बताया ये रीजन भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। पहला रीजन में लिखेंगे कि, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं आप, एक लाइन में लिखो, उतना उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ऊपर लिख चुके हैं। लिखो कि सहसंयोजी बंधन बनाने के सहसंयोजी बंधन बनाने के गुण के कारण, लिखिए सहसंयोजी बंधन बनाने के गुण के कारण कार्बन बहुत बड़ी संख्या में, सहसंयोजी बंधन बनाने के गुण के कारण कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण करता है। यही एक लाइन लिख लीजिए इसमें, कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण करता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट को बोलते हैं श्रृंखलन। दूसरा पॉइंट है श्रृंखलन, और जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कैटेनेशन। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कैटेनेशन। अब इसमें क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है कि कार्बन एक ही आपस में जुड़ता रहता है। जैसे मान लो C हो गया, तो ये कार्बन आपस में जुड़ गया ना। तो इस तरीके से, जैसे मान लो कि C, फिर इसके अंदर भी C, इसके अंदर भी C, तो एक दूसरे से जुड़ता रहता है। मतलब कार्बन ही एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। कैटेनेशन मतलब क्या होता है कि एक ही अणु के कई परमाणु आपस में मिल जाते हैं। देखिए आपके बुक में भी कैटेनेशन के बारे में बताया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे देखिए कैटेनेशन क्या कह रहा है कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, और इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? देखिए यही लाइन आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा और शॉर्ट है। क्या लिखा है कि कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है।
अद्वितीय का मतलब होता है बेटा कि सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन में ही क्षमता होती है कि वो खुद के साथ ही बंधन बना लेता है। सपोज यहाँ पे भी एक कार्बन परमाणु है, यहाँ पे भी एक कार्बन परमाणु है, इसके पास भी 4 है बाह्यतम कक्षा में, और इसके पास भी 4 है बाह्यतम कक्षा में, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी एक कार्बन परमाणु हो गया, यहाँ पे भी एक कार्बन परमाणु हो गया, यहाँ पे एक कार्बन परमाणु हो, यहाँ पे भी कार्बन परमाणु, तो यहाँ से ले लेगा और यहाँ से भी लेके अपना 8 पूरा कर लेगा, फिर यहाँ से ले लेगा, मतलब ऐसे करके ये लोग अपना 8 पूरा कर लेते हैं। मतलब तो ये जो क्षमता होती है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन में होती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है बेटा। तो कैटेनेशन को आप कैसे लिखोगे? कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ अबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, और इस गुण को श्रृंखलन कहा जाता है, अंग्रेजी में कैटेनेशन कहा जाता है। बस इतना ही, ज़्यादा रामायण महाभारत इसमें लिखना नहीं है, या फिर ज़्यादा रामायण महाभारत के चक्कर में पढ़ना भी नहीं है। अगर हम मेरी भाषा में लिखोगे तो कार्बन कार्बन बहुत, अगर मेरी भाषा में आप लिखोगे इस चीज़ को, वो भी लिख लेना, लेकिन अगर मेरी भाषा में लिखोगे तो लिखना है कि कार्बन 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 बंधन जो है, कार्बन कार्बन बंधन जो है बहुत ही मजबूत तथा स्थायी होता है। मैंने अपनी भाषा में भी इसको थोड़ा सा लिखवा देता हूँ मैं। कार्बन कार्बन बंधन बहुत ही मजबूत तथा स्थायी होता है। इसके कारण, अगर वो लाइन आपको समझ में ना आई है तो आप इस लाइन को पढ़िए। इसके कारण कार्बन से ही कार्बन का जुड़ाव होता है। इसके कारण कार्बन से ही दूसरा कार्बन परमाणु जुड़कर बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है, यौगिक का निर्माण करता है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? कार्बन कार्बन प्रबंधन बहुत ही मजबूत तथा स्थायी होता है। इसके कारण कार्बन से ही दूसरा कार्बन जुड़कर बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण करता है, और यह प्रक्रिया जो है इसको क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहलाता है। यहाँ तक डाउट है आप लोगों को किसी प्रकार का? कैटेनेशन को अब इससे अच्छा या इससे बेहतर भाषा में समझाया नहीं जा सकता है बेटा। कार्बन कार्बन बंधन जो है बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है ना, टिकाऊ होता है। अस्थायी मतलब क्या? टिकाऊ होता है। इसके कारण कार्बन से ही दूसरा कार्बन परमाणु जुड़ जाता है, कार्बन से ही दूसरा कार्बन परमाणु जुड़ता है, और जुड़कर एक बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण करता है, और उसी निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? इस कैटेनेशन कहते हैं, अंग्रेजी में कैटेनेशन। घबराना नहीं है इंग्लिश सुन के। कैटेनेशन अभी से आदत डालोगे इंग्लिश हल्का फुल्का लिखने का, तो बाद में साइंस की पढ़ाई आप लोग करोगे तो इतनी परेशानी बेटा नहीं होगी। तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। इतना तक हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो 2 कारण हो गया ना कि ऐसा क्यों है। तीसरा कारण है, सबसे ज़्यादा यौगिक होने का तीसरा कारण है चतु संयोजकता। 4 गो संयोजकता होती है इसे। इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे टेट्रा वैलेंसी। अब इसके बारे में कहने का मतलब है बेटा कि इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसकी टेट्रा वैलेंसी की कैपेसिटी होती है।
तो ऐसे आप इसमें लिख सकते हो कार्बन की संयोजकता, कार्बन की, अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को कि आखिर कार्बन की यौगिक सबसे अधिक क्यों है, उसका कारण हम बता रहे हैं। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आपको भी पता है, हमको भी पता है और पहले भी बता चुके हैं। इसीलिए यह 4 अन्य कार्बन अथवा, ठीक है ना, 4 अन्य कार्बन अथवा अन्य तत्वों से जुड़कर भारी मात्रा में यौगिक का निर्माण करता है, भारी मात्रा में यौगिक का निर्माण करता है। अगर आपसे परीक्षा में ये सवाल पूछ दिया जाए, बेटा मेरी राइटिंग बड़ी बड़ी है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि सवाल का जवाब बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। इसमें क्या लिखा है मैंने, टेट्रा वैलेंसी में लिखा है मैंने कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है। सबको पता है कि कार्बन का परमाणु संख्या वो 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 इसके बाहरी कक्षा में है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी इसकी वैलेंसी क्या है, 4 है, ठीक है ना। जब इसकी वैलेंसी 4 है, वैलेंसी मतलब होता है संयोजकता, मतलब कितना वो त्याग कर सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन वो मैक्सिमम त्याग कर सकता है, वो वैलेंसी होता है। तो वैलेंसी 4 है, तो इसी कारण क्या करता है कि एक बार में वो 4 लोगों से संयोग कर लेता है, एक बार में 4 लोगों से संयोग करता है। वही मैंने लिखा है कि इसलिए यह 4 अन्य कार्बन अथवा अन्य तत्वों से जुड़कर, इसलिए 4 कार्बन अथवा अन्य तत्वों से जुड़कर भारी मात्रा में यौगिक का निर्माण करता है। तो ये कारण आपको समझ में आ गया, जो ये यहाँ पे सवाल दिया है, जो पूछा है यहाँ पे कि कार्बन की स्रोतमुखी प्रकृति क्या है और ऐसा क्यों है, तो मैंने इसका जिक्र यहाँ पे बहुत बखूबी से किया है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन तब तक हमको कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक आपको जो भी समझ में आ रहा है सब सही समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा, नीचे आ जाते हैं क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बतानी है। अब हम लोग बात करेंगे मेन पॉइंट पे, जो है हाइड्रोकार्बन। मेन पॉइंट पे बात करेंगे जो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का परिभाषा पहले लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन का परिभाषा लिखिए, आपको समझ में आना चाहिए कि आप एक्चुअली में पढ़ क्या रहे हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो लिखिए कि वे सभी कार्बनिक यौगिक, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने यौगिक को क्या लिखोगे आप, हाइड्रोजन एवं कार्बन के संयोग से, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है या फिर कहते हैं। तो आपको समझ में आया ना हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। अब बेटा जो हाइड्रोकार्बन होता है, ध्यान से देखना है, यहाँ से ध्यान हल्का सा भी नहीं हटाना है। हाइड्रोकार्बन जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त।
अब जो संतृप्त है वो सिंगल बॉन्ड का होता है। सिंगल बॉन्ड मतलब हर एक बार मैं नहीं बताऊंगा, एकल बंधन, एकदम ध्यान में रहना चाहिए। सिंगल माने एकल और बॉन्ड माने बंधन, और इसका होता है एल्केन। इसका उदाहरण क्या है? एल्केन, केना अंग्रेजी में कहा जाए तो ALKANE, एल्केन। ठीक है बेटा। अब बचा हमारा असंतृप्त। तो असंतृप्त जो है वो दो होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब द्विबंधन, और एक होता है त्रियाबंध, ट्रिपल बॉन्ड। इसे बोलते हैं द्विबंधन और इसे कहते हैं त्रिबंधन। किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो जो द्विबंधन होता है वो कहलाता है एल्कीन। अंग्रेजी में लिखते हैं ALKENE, एल्कीन। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको कहते हैं एल्काइन। उसे क्या बोलते हैं बेटा? एल्काइन कहते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम ध्यान में रखना ही है। ALKYNE, एल्काइन। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। हाइड्रोकार्बन मैंने बता दिया कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनी हुई को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसमें जो सिंगल बॉन्ड होता है उसे एल्केन कहते हैं, जो डबल बॉन्ड होता है उसे एल्कीन कहते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे एल्काइन कहते हैं। अब यही तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। ठीक है। अब इसको पढ़ने से पहले दो चीज़ें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। दो चीज़ों में पहला चीज़ है अणुसूत्र। अणुसूत्र क्या होता है? तो कहने अणु में परमाणुओं की वास्तविक संख्या को ये क्या कहता है? ये क्या करता है? यह, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? यह अणु में परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है। अणुसूत्र क्या करता है बेटा? जैसे एग्जाम्पल में मेथेन की बात हो गई, मेथेन की बात हो गई, METHANE, मेथेन की बात हो गई तो हो गया CH4। मतलब कार्बन है एगो और हाइड्रोजन है 4 गो, CH4। तो यहाँ किसकी संख्या बताया उसने कि कितना परमाणु मिलकर ही बना है, इसे कहते हैं अणुसूत्र। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। अणुसूत्र को बोलते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी भी साथ में सीखना है। अणुसूत्र को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। साथ में अंग्रेजी भी सीखना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है बेटा आपका संरचना सूत्र। संरचना सूत्र अंग्रेजी में कहा जाए तो होता है STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है कि होता क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता क्या है। यह किसी अणु में परमाणुओं की सजने की ठीक ठीक व्यवस्था को बताता है। कहने का मतलब है बेटा कि अणु सूत्र क्या करता था कि ये बताता है कि अणु के अंदर कितने परमाणु हैं और कौन से तत्व के कितने परमाणु हैं। लेकिन संरचना सूत्र क्या कर रहा है, संरचना सूत्र कह रहा है कि यह किसी अणु में परमाणु के सजने की ठीक ठीक व्यवस्था को बताता है। मतलब कौन से परमाणु कहाँ हैं और किस अवस्था में हैं वो बताता है। जैसे मान लो यहाँ पे भी मीथेन का उदाहरण लिया जाए तो मीथेन का होता है फॉर्मूला, अणु सूत्र बोलते हैं इसको। ये हो गया अणु सूत्र, ये हो गया CH4। अब इसका संरचना सूत्र जब हम लिखेंगे तो इस तरीके से हो गया एक C और 4 गो H, H H H H। तो सब में 4 गो H है। 4 गो H क्यों है? क्योंकि इसकी संयोजकता जो होती है 4 ही होती है। तो ये जो हमारे फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये वाला फॉर्म में जो दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं संरचना सूत्र, जो ये बता रहा है कि कौन सा H कहाँ होना चाहिए और C कहाँ होना चाहिए। तो ये है संरचना सूत्र और अणु सूत्र में फ़र्क। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है संतृप्त, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अंग्रेजी में कहा जाए तो इसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए आप, आखिर ये होता क्या है। यह इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड, हिंदी में एकल आबंधन, सिंगल बॉन्ड लिखना है, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड, कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कहने का मकसद ये है बेटा कि जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, 2 कार्बन परमाणु या 3 कार्बन परमाणु, जितने भी कार्बन परमाणु हैं उनके बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्ड होने पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब देखिए, यह एल्केन कहलाते हैं। यह एल्केन क्या बोलते हैं इनको? सैचुरेटेड बॉन्ड को, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, उसे कहते हैं एल्केन कहते हैं, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र, ये आपसे परीक्षा में पूछ देगा, इसका सामान्य सूत्र ऐसे नहीं लिखता हूँ वरना आप भी कंफ्यूजन में हो जाएंगे। एल्केन का
सामान्य सूत्र एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया बेटा, आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। अब देखो बेटा, एन की जगह पे कुछ भी रखोगे आप, एन की जगह पे 1 रखोगे, अगर एन की जगह पे अगर 1 रखोगे, ठीक है, और 1 को कहते हैं एन की जगह पे, अभी पहले जान लो कैसे क्या होता है। एन की जगह पे अगर 1 रखते हो और हमारे पास सूत्र है CnH2n+2, तो कैसे हल होगा? C n की जगह पे 1, ठीक है, फिर H2 के गुना में n, तो गुना 1 और जोड़ में 2, तो क्या बचेगा? C के नीचे 1 है तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बगल में H आ गया। H में क्या है? 2 गुना 1 2 और प्लस में 2, कितना हो गया? 4। तो अगर 1 रखा जाता है n का वैल्यू तो आता है CH4, और ये किसका सूत्र है? तो ये सूत्र है मेथेन का। मतलब हो गया सबसे सरल एल्केन मेथेन होता है। मेथेन ME, ये मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, इसका स्पेलिंग होता है METHANE, मेथेन होता है, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है स्पेलिंग में, इन्हीं लिखना है, मेथेन लिख दो इथेन, समझ में है ना। अब देखो ध्यान से, मतलब एन का वैल्यू अगर 1 रखा जाता है तो उस केस में, फिर एन का वैल्यू अगर 2 रखा जाए, अगर एन का वैल्यू 2 रखा जाए तो फिर कैसे निकालोगे? तो एन का वैल्यू जब 2 निकालोगे तो CnH2n+2, ये तो सूत्र ही हो गया। फिर से देखो, C के नीचे n है, n की जगह पे 2, फिर H है, H के नीचे 2 है, 2 के गुना में n है, n के मान कितना है? 2 है, और प्लस में 2 है। अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा C के नीचे 2, H सेम टू सेम लिख देंगे, और 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और ये प्लस में 2 है तो इसको जोड़ देंगे 6, तो इसकी जगह पे क्या होगा? 6, और इसे कहते हैं एथेन, इसे कहते हैं एथेन। तो इस प्रकार जो है आपका ये मेन सामान्य सूत्र जो है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसका सूत्र होता है CnH2n+2। आपके एग्जाम में पूछेगा कि एल्केन का, आपके एग्जाम में क्या पूछेगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, 4 ऑप्शन आएगा, उसमें आपको ये वाले को सिलेक्ट करना है। अब हम पढ़ेंगे नामकरण। क्या पढ़ेंगे बेटा? नामकरण। नामकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले आपको ये जानना है कि एल्केन के नामकरण में सबसे पहले ये जानना है कि होता क्या है। पहले देखिए, एल्केन के सभी तत्वों के अंत में n, मतलब ANE जोड़ दिया जाता है। सभी तत्वों के नाम में, नाम क्या लिखना है? सभी तत्वों के नाम में। एल्केन के सभी तत्वों के नाम में, नाम के, यहाँ तो लिख ही दिया हूँ मैं, हाँ इधर देखियो, एल्केन के सभी तत्वों के नाम के अंत में n
जोड़ दिया जाता है। या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे लिखो, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखा जाए तो लिखेंगे कि एल्केन में सभी तत्वों का नामकरण, सभी तत्वों का नामकरण में कार्बन की संख्या के साथ, थोड़ा अच्छे से मैं लिखवा देता हूँ, कार्बन की संख्या के साथ NaNe, अंग्रेजी में जोड़ोगे क्या, अंग्रेजी में जोड़ोगे ANE और हिंदी में N, प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। मतलब जब n का वैल्यू 1 होगा तो क्या लिखेंगे, 2 का होगा तो क्या लिखेंगे। तो अगर कार्बन 1 के लिए लिखते हैं मेथ, कार्बन अगर 1 है तो उसकी जगह पे लिखेंगे मेथ। कार्बन की संख्या अगर 2 है तो लिखेंगे एथ, ETH। कार्बन की संख्या अगर 3 है तो लिखेंगे प्रॉप, PROP, प्रॉप। कार्बन की संख्या अगर 4 है तो लिखेंगे ब्यूट। कार्बन की संख्या अगर 5 है तो लिखेंगे पेंट। कार्बन की संख्या 6 है तो लिखेंगे हेक्स। कार्बन की संख्या अगर 7 है तो लिखेंगे हेप्ट। ठीक है ना। कार्बन की संख्या 8 है तो लिखेंगे ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 है तो लिखेंगे नॉनडेक। और कार्बन की संख्या 10 है तो लिखेंगे डेक। ये बात हमेशा याद रखना है बेटा, ठीक है ना। नामकरण कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने बताया कि n का वैल्यू रख देंगे 2, ठीक है ना। n का वैल्यू रखेंगे 2, तो 2 करने के बाद जब हमारे पास a वाला फार्मूला आता है, जब 2 करने के बाद हमारे पास a वाला फार्मूला आता है, और फार्मूला क्या है C2H6, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, एक अगले उदाहरण में मैं समझा देता हूँ, इसको सेम टू सेम लिख देते हैं, ठीक है। कैसे नाम रखा रहा है इसका, कैसे हो गया मेथेन, कैसे हो गया एथेन, कैसे हो गया प्रोपेन। 10 तक मैंने लिखा दिया, इसको याद करना है आप लोगों को। एक मतलब मेथ, 2 माने एथ, 3 मेथ, हिंदी में भी लिख देता हूँ मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। डाउट नहीं होना चाहिए, जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। हेप्ट, ऑक्ट, ठीक है ना, नॉनडेक, नॉनडेक, और ये हो गया डेक। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, टेंशन में मत आइएगा आप, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब होता क्या है उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। हमारे सामने है फॉर्मूला, सामान्य सूत्र जिसे बोलते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला में अभी जो मैं बता रहा हूँ नियम, ये सिर्फ और सिर्फ एल्केन पे लागू होगा, ठीक है ना। सामान्य सूत्र होता है हमारा CN। अभी हम लोग सिर्फ एल्केन पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। ये है हमारे पास फॉर्मूला CnH2n+2। मान लो n का वैल्यू है 1। जब n का वैल्यू 1 है तो C के नीचे 1 हो गया, H 2n है यानी 2 गुने 1 अब प्लस में 2 हो गया। नीचे हमारा क्या मिलेगा, तो C के नीचे 1 है तो C पूरा का पूरा लिख देंगे। H 2 गुना 1 2 अब प्लस 2 4 हो गया।
अब हमें यहाँ अभी तो हमारे पास मिल गया ए, मिल गया हमें अणु सूत्र मिल गया, हमें क्या मिल गया, अणु सूत्र मिल गया। ठीक है, अब नामकरण करना है, इसका नाम क्या है। तो नाम के लिए मैंने पहले ही बताया है कि जब कार्बन, ऊपर में मैंने लिखवाया है आप लोगों के सामने में कि एल्केन के सभी तत्वों का नामकरण में कार्बन की संख्या के साथ n प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो कहने का मतलब है बेटा कि कार्बन की संख्या कितना है, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है। जब कार्बन की संख्या 1 है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब 1 रहेगा तो मेथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेथ। तो यहाँ पे लिख दिए हम मेथ, मेथ लिख दिए ना। और फिर एक चीज़ कह रहा है कि जितना भी इसका नाम होगा सबके लास्ट में, मतलब कार्बन की संख्या लिखने के बाद सब उसके लास्ट में ANE जोड़ देंगे, या हिंदी में N जोड़ देंगे। तो जो भी आएगा लिखने के बाद ANE, जो भी आएगा जोड़ने के बाद सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, ANE। तो क्या बन गया, ये बन गया मेथेन। समझ में आ रहा है ना कैसे नामकरण हो रहा है। आगे देखो, n का वैल्यू अगर 2 कर दिया जाए, फॉर्मूला हमारे सामने है CnH2n+2। फॉर्मूला ये ना बाबू। अब देखो C के नीचे 2 हो गया, H 2n है तो n की जगह पे भी 2 गुना में अब प्लस में 2। तो करेंगे C 2 दूनी के 4 और 2 6, H का वैल्यू कितना है 6। अब ये तो हो गया अणु सूत्र, ये तो हो गया अणु सूत्र। अब इसका नाम क्या होगा, अब नाम क्या होगा भाई। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सबसे पहले देखना ये है कि कार्बन कितना है, तो कार्बन 2 है। और जब कार्बन 2 है तो 2 के लिए मैंने क्या बता रखा है, 2 के लिए मैंने बता रखा है कि एथ लिखेंगे, ETH। जब 2 के लिए एथ लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देना है ETH। और फिर मैं कह रहा हूँ कि जितने भी होंगे उन सब के लास्ट में ANE जोड़ दिया जाएगा। जितना भी लिखाएगा उसके लास्ट में ANE जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या जोड़ देंगे, ANE। तो ये क्या हो जाएगा, एथेन। फिर एक समझा देते हैं C3 भी समझा देते हैं आप लोगों को। मान लो कि n का वैल्यू अब क्या है, 3 है। n का वैल्यू क्या है, ऐसे करके 10 तक सीखना है आप लोगों को, ठीक है ना। 10 तक का नाम लिखना है, मैं 3 तक ही नाम लिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों को 10 तक का नाम लिख के मेरे को बताना है, मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है। n का वैल्यू 3 है मान लिया जाए। जब n का वैल्यू 3 है बेटा, तो हमारे पास सामान्य सूत्र क्या आता है, CnH2n+2। यही है ना सामान्य सूत्र। तो C की जगह पर 3 लिख देंगे, H की जगह पर 2, बगल में n है तो गुना में 3 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। यानी नीचे क्या बचेगा, C3, 3 दूनी 6 और 2 8, H कितना हुआ, 8 हुआ। जब H 8 हुआ तो ये क्या हुआ बेटा, अणु सूत्र ना हुआ, अणु सूत्र हुआ। आपको क्या करना है, नामकरण। तो नामकरण करने से पहले आपको तो ये देखना है कि C का वैल्यू कितना है। C कितना है, 3 है। तो सीधे ऊपर आ जाइए, याद रहेगा तो ऊपर आने का कोई ज़रूरत नहीं है। और 3 की जगह पे, 3 की जगह अगर 3 आता है तो क्या लिखना है, हमें प्रॉप लिखना है। तो जब 3 आता है तो हमें प्रॉप लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, प्रॉप। प्रॉप लिख दिए और सबके लास्ट में क्या लगाना है हमें, ANE। तो क्या हो गया, प्रोपेन। यही इसका आंसर हो जाता है। इस तरीके से आपको 10 तक बनाना है। ये आपका होमवर्क है, 10 तक बनाना है, ठीक है ना। किसी प्रकार का डाउट है कोई तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है ना। अब हम संरचना सूत्र के बारे में आप लोगों को बताएंगे, घबराना नहीं है। हम संरचना सूत्र के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि संरचना सूत्र होता क्या है आखिर, सबका संरचना सूत्र। मैंने उदाहरण दिया है इसलिए मैं 3 का संरचना सूत्र बताऊंगा, ठीक है ना। अब चलो संरचना सूत्र बनाते हैं।
मैं 3 बनाया हूँ, इसलिए मैं 3 ही बताऊँगा। आप लोगों को 10 का बनाना है। पहला मैंने बताया मीथेन। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने इजी वाला बना लिया, कोई बात नहीं, फिर भी आप लोगों को ही बनाना है। मीथेन का सूत्र हमने क्या निकाला? CH4 निकाला। कार्बन कितना है बाबू? 1 है। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और हमारे पास हाइड्रोजन कितना है? 4 हैं, तो सभी के साथ एक एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, बन गया संरचना सूत्र। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है एथेन है, एथेन, और उसका सूत्र है C2H6। अब ध्यान देना है ये यहाँ पे कि C कितना है? 2 है। C कितना है बेटा? 2 है। और एथेन है, लास्ट में ANE है। कभी भी ध्यान देना है कि लास्ट में क्या है, तो लास्ट में ANE है, एन है, यानी हमेशा इसमें क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। ANE के केस में हमेशा याद रखना कि किसी भी के लास्ट में अगर एन लिखा रहेगा तो उसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। यानी C 2 है, कार्बन कितना है? 2 है, तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा, डबल बॉन्ड नहीं करना है, सिंगल बॉन्ड होगा। लेकिन फिर भी कार्बन के कितने होंगे? समझ 4 होगा ना, तो 4 हो गया। ध्यान दो तो, इस कार्बन के भी 4, इस कार्बन के भी 4। और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, तो सभी में एक एक हाइड्रोजन लगाते हैं, देखते हैं कितना होता है। सभी में एक एक हाइड्रोजन लगाते हैं, देखो तो 3 इधर से और 3 इधर से, 6 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो यही तो था बेटा, 6 भी हमने कर दिया। अब हम ब्यूटेन प्रोप के बारे में पढ़ेंगे। प्रोपेन का भी मैंने बताया कि C3H8। कुछ भी हो लेकिन लास्ट में अगर ANE रहेगा तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो देखो तो 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, और तीनों के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो स्टार्टिंग वाला कार्बन है, सभी की संयोजकता 4 होती है, यानी 4 गो से जुड़ेगा। और जब 4 गो से जुड़ेगा बेटा, तो बाकी के 3 तो इस तरफ आ जाएंगे, इसके ऊपर नीचे 1 आ जाएंगे, बाकी के अगल बगल तो यही है, 4 गो हो गया। इसके भी 3 तरफ आ जाएंगे, बाकी के ये तो हुई है, सबका 4 हो गया। अब 8 गो हाइड्रोजन है, बिठाते हैं, कितना होता है? 2 3 4 5 6 7 और 8, हाइड्रोजन 8 बैठ गया। यही इसका संरचना सूत्र है। आपको 10 तक स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के और मेरे को प्रैक्टिस करके बताना है कि आपको कोई डाउट तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है बेटा आप लोगों के सामने जो अभी तो हमने पढ़ा सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है। तो अभी इसके बाद अगर हम ऊपर बढ़े हैं तो हमें क्या पढ़ना है? तो हमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, ठीक है ना। हमें क्या पढ़ना है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे आते हैं, चलिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मेरी राइटिंग थोड़ा सा अजीब है, बट आप लोगों को समझाने के लिए मैं मुंह से बोल रहा हूँ, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है बेटा? इसमें लिखेंगे कि इसमें कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है।
ठीक है बेटा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हो जाएगा बेटा आपका, पहला टाइप्स हो जाएगा इसका एल्कीन। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे तो ALKENE एल्कीन। और दूसरा टाइप्स हो जाएगा इसका, दूसरा टाइप्स हो जाएगा एल्काइन। एल्काइन, और उसका सूत्र हो जाएगा ALKYNE एल्काइन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? 2 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, एक डबल बॉन्ड होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड मतलब 2 डंडा रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 डंडा रहेगा, और सिंगल बॉन्ड मतलब 1 डंडा रहेगा। ठीक है ना बेटा, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में। तो एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें लिखा जाएगा कि इसमें एल्कीन के बारे में क्या लिखेंगे हम, इसमें कार्बन कार्बन बंधन के बीच, बंधन के बीच, इसमें कार्बन कार्बन बंधन के बीच डबल बॉन्ड। इंग्लिश से घबराना नहीं है, डबल बॉन्ड का मतलब होता है द्विबंधन। ऐसा नहीं कि मैं लिख देता हूँ तो आप कांपने लगो। ठीक है ना, इसके बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। अब देखो बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका सामान्य सूत्र तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए। ठीक है ना, इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अब ध्यान दो बेटा, अगर n का वैल्यू 1 हो तो सामान्य सूत्र हमारे पास क्या है? CnH2n, यही है ना। तो इस केस में क्या होगा कि C के जगह पे 1 हो जाएगा, H2 गुना में n है तो 1, यानी CH2। तो ऐसा कोई भी चीज़ पाया ही नहीं जाता। आप लोग ऐसा सोचोगे? एक मिनट हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बिल्कुल, अभी देखिए, ऐसे आप लोग सोचेंगे CH2 कभी होता है क्या? तो ध्यान से देखते हैं, इसका हम बनाते हैं संरचना सूत्र लिखते हैं, संरचना सूत्र लिखते हैं। इसे कहते हैं संरचना सूत्र लिखते हैं पहले, फिर मैं क्या कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले संरचना सूत्र ध्यान दीजिए। C हो गया, कहता है कि C एक ही है और इसके बगल में H और H, तो ये भी डबल बॉन्ड और ये भी डबल बॉन्ड होगा तब जाके ये पॉसिबल है ना, तभी जाके पॉसिबल है ना बेटा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये डबल बॉन्ड बनेगा क्या? यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। तो जुड़ेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा या फिर यहाँ पे जुड़ेगा, कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा नहीं। इसीलिए इस नाम का कोई पौधा ही नहीं खिलता है यहाँ पे, मतलब 1 करके लिखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ गए ना बेटा? इसीलिए घबराना नहीं है, बस मैंने बताने की प्रयास किया है, ये समझाने के लिए मैंने 1 लिखा यहाँ पे, घबराना नहीं है। अब यहाँ शुरुआत होता है 2 से। किससे होता है? 2 से। अब यहाँ पे देखिए CnH2n, ये हमारे पास फार्मूला है और इस पर हम बैठाएंगे तो C2H2 और गुना में n है तो हो जाएगा C2H4। ठीक है ना बेटा?
अब इसका संरचना सूत्र लिखते हैं, C2 है और कहता है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड डाल दिए। तो इस कार्बन का 2 गो और 2 चाहिए, तो एक इधर हो गया, एक नीचे कर दिए, 2 हो गया। इसका भी इधर 2 है, एक इधर कर दिए, एक नीचे हो गया। हमारे पास H कितना है, 4 गो, तो 1H 2H 3H 4H, मतलब ये पॉसिबल है बेटा। तो ये चलेगा 2 से, ये चलेगा 2 से। अब आपको 2 से लेकर के 10 तक जो है लिखना है और उसका संरचना सूत्र बनाना है, ठीक है। मैं भी एक और समझा रहा हूँ, नामकरण में मैं एक और समझाऊंगा। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसका नामकरण कैसे करेंगे, सेम टू सेम वही चीज़ लिखा जाएगा इसमें भी, जो ऊपर में मैंने लिखा है ना, सेम टू सेम वही चीज़ लिखेंगे। मैं बता देता हूँ कैसे लिखेंगे। एल्कीन के सभी तत्वों का नामकरण में कार्बन की संख्या के साथ, देखो कैसे लिखेंगे, एल्कीन के सभी तत्वों के नाम में नामकरण कर लेना। नामकरण में कार्बन की संख्या के साथ, कार्बन की संख्या के साथ इन ENE जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है बेटा। तो जैसे कि मैंने ऊपर में ये बताया है आप लोगों के सामने, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना है ये आप ही लोग को बताना है। यहाँ कार्बन की संख्या कितना है, 2 है। तो जब कार्बन की संख्या 2 होती है बेटा, जब भी कार्बन की संख्या 2 होती है तो हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं इथ, लिखते हैं ना इथ। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, फिर से हम लिख देंगे इथ। कहाँ गया, यहाँ पे हम लिख दिए इथ। हम लोग इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है ना। C का वैल्यू 2 है तो हम इथ लिख दिए। और फिर क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि जब ऐसा होगा तो उसके लास्ट में इन जोड़ देंगे, ENE। क्या जोड़ देंगे, ENE। तो यहाँ जोड़ दिए हम ENE, तो क्या हो गया, एथीन। एथ तो पहले से है और इन जुट गया तो एथीन हो गया ना, इसका नाम क्या हो गया, एथीन। तो जिसके लास्ट में, अब इसको कैसे पहचानोगे, तो जिसके लास्ट में ENE आएगा वो क्या है, एल्कीन है। और एल्कीन में हमेशा कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो नामकरण में एक उदाहरण मैं दे देता हूँ। अगर n का वैल्यू 3 होगा तो क्या होगा, और संरचना सूत्र भी बता देता हूँ। एक उदाहरण भी दे रहा हूँ और संरचना सूत्र भी बता रहा हूँ। अब ध्यान से देखो बेटा, n बराबर क्या है, यहाँ पे 3 है। सूत्र क्या कह रहा है हमारे पास, सूत्र कह रहा है कि CnH2n, C के n के जगह पर 3 हो जाएगा, H 2 गुना n यानी 2 गुना 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा, C3 और 3 दूनी के 6, H6। अब ध्यान दो, इसका नामकरण कैसे करोगे। अब इसका नामकरण कैसे किया जाएगा, तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले देखना है कि C कितना है। C है 3, और 3 को क्या कहते हैं, प्रॉप। मैंने ऊपर में बताया आपको, 3 को क्या कहते हैं, प्रॉप। और चूंकि मैंने क्या बोला है कि एल्कीन के सभी तत्वों के नामकरण में कार्बन की संख्या के साथ इन जोड़ दिया जाता है। तो कार्बन के संख्या के साथ कार्बन की संख्या हमने लिख दिया, और इसके लास्ट में हम क्या लिख देंगे, क्या जोड़ेंगे लास्ट में, इन। तो हो गया ये क्या, प्रोपीन। प्रोपीन हो गया ना, यही इसका नामकरण है। और इसका संरचना सूत्र भी हम लिख देंगे, C3H6 का संरचना सूत्र लिख। प्रोपीन है, नाम से ही पता चल रहा है, यानी इसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा। तो डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो यानी कार्बन कितना है, कार्बन 3 है, तो कार्बन 3 पहले लिख देंगे हम।
लिख दिए कार्बन 3। अब इसके बीच में डबल बॉन्ड कर दिए तो और 2 चाहिए तो लाइन खींच दिए। यहाँ पे भी इसको भी तो 2 चाहिए, तो एक तो इधर हो जाता है, एक ऊपर कर देते हैं। मतलब सभी के 4 होने चाहिए, मतलब एक कार्बन के 4 गो बाँह होना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन के पास एक बाँह ए है और 3 बाँह इस कार्बन के पास, और 2 बाँह डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच, तो हम डबल बॉन्ड कर दिए। अब ध्यान दो, ए डबल बॉन्ड 2 गो और ये सिंगल बॉन्ड 2, 4 गो इसका हो गया। फिर इस वाले कार्बन की बात करेंगे तो 1 और 2 3 ऊपर में नहीं होगा, इसका ऊपर में नहीं होगा। ठीक है बेटा, 4 ही होना चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ध्यान दो, एक कार्बन का ये इस तरफ 2 और इस तरफ 2, 4 गो बाँह हो गया इसका भी। अब इस कार्बन की बारी आएगी तो इस वाले कार्बन के 2 गो एक ऊपर एक इधर, 2 गो और 2 गो ए वाला, 4 गो बाँह इसका भी हो गया। अब हमारे पास एच कितना है, 6 गो, तो 6 गो एच को हम बिठा देंगे, 6 गो एच को हम बिठा देंगे। 6 गो एच नहीं हुआ हमारे पास, एच कितना हुआ, एच तो 2 4 गो हुआ। 1 सेकंड में बताता हूँ, इसका थोड़ा सा कहीं डाउट पड़ गया, 1 मिनट बाबू। यहाँ पे गड़बड़ यही हुआ लग रहा है मेरे को, फिर से बनाते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पे तीनों के साथ डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ तीनों के साथ डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ एक के साथ डबल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, ये दोनों के साथ डबल बॉन्ड हो गया और एक तीसरे के साथ सिंगल बॉन्ड करते हैं, और फिर इसके साथ 4 हो गया, और 2 1 3, एक इसके साथ भी हो गया 4, और 2 इधर और फिर 2 इधर भी। तो अगर एच कितना है हमारे पास 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6, अब 6 आराम से हो जाएगा। मतलब एक और बता देता हूँ आप लोग का डाउट क्लियर करने के लिए, मतलब एक में ही डबल बॉन्ड होगा, बाकी में डबल बॉन्ड देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला हम रखते हैं, अगर एन का वैल्यू, नामकरण भी बता देता हूँ और ये भी बता देता हूँ, एन का वैल्यू अगर 4 रखा जाए तो हमारे पास सूत्र रहेगा CnH2n, यही रहेगा ना बेटा। तो C के जगह पे 4 हो गया, H हो गया, 2 गुने 4 करेंगे तो बचेगा C4 और H8। अब C का वैल्यू क्या है बेटा, 4 है, तो 4 के लिए अगर C का वैल्यू 4 रहेगा तो 4 के लिए हम लिखेंगे ब्यूट लिखेंगे ना। और चूँकि ये एल्कीन है तो इसलिए इसके लास्ट में ENE जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ब्यूटीन। तो हमारे पास क्या होगा, ब्यूटीन होगा बेटा। यहाँ तो कोई डाउट है, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है। C4 के जगह पे ब्यूट लिख दिया और ENE प्रत्यय जोड़ना है तो मैंने उसमें ENE प्रत्यय को जोड़ दिया। ठीक है, तो अभी चलिए अभी हम लोग आगे बनाते हैं, इसका संरचना सूत्र बनाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कार्बन, 2 कार्बन परमाणु के बीच में कम से कम डबल बॉन्ड होना चाहिए। हमारे पास कितना कार्बन परमाणु है, हमारे पास 4 है, तो 1 2 3 और 4 का हो गया। मान लो इसमें हमने डबल बॉन्ड कर दिया, तो यहाँ पे कितना बचा, एक ऊपर एक नीचे, 4 गो इसका हो गया। फिर यहाँ पे भी एक ऊपर एक नीचे 4 इसका भी हो गया। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। काहे ऐसे किया गया, क्योंकि हमें एक के बीच में सिर्फ डबल बॉन्ड रखना है और सभी कार्बन के पास 4 गो बाँह होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना है। अभी हमारे पास एच कितना है, एच है 8 गो, देखते हैं 8 होता है कि नहीं। एक हुआ एच 2 3 4 5 6 7 8, एक ज़्यादा हो गया क्या, 1 मिनट, 2 2 4 2 6, एक का बाँह बड़ा हो गया क्या, 1 मिनट, 2 इसका, हाँ इसमें ज़्यादा हो गया ना, इसमें एक कम होगा, ये नीचे में नहीं होगा, क्योंकि 2 इधर से निकल गया, एक इधर से 4 में बाँह चाहिए ना हमको एच। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गिन के लिखना है। हमेशा 2 गो के बीच में डबल बॉन्ड होगा एल्कीन में, ये बात ध्यान रखना है। और प्रत्येक कार्बन के 4 गो बाँह होंगे, 4 गो बाँह का होगा, इसमें डाउट नहीं रखिए हमेशा। तो इसका जो है 2 से लेकर के और 10 तक, ठीक है, अणुसूत्र बनाना है सूत्र के माध्यम से, और संरचना सूत्र भी बनाना है, 1 से 10 तक संरचना सूत्र बनाना है।
यही आपका होमवर्क है। अब दूसरा प्रकार है वो है एल्काइन। दूसरा प्रकार क्या है? एल्काइन, ALKYNE। एल्काइन में लिखेंगे कि इसमें कार्बन बंधन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हो गया बेटा 1 2 3, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंधन पाया जाता है, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसमें भी C1 नहीं, n बराबर 1 नहीं रखा जाता बेटा। इसमें भी क्या होता है? n का वैल्यू हमेशा 2 ही रखा जाता है, ठीक है। तो n का वैल्यू हमने 2 रख लिया। सूत्र क्या है? CnH2n-2। अभी रखेंगे तो C हो गया 2, H 2 पहले से है, 2n है, 2 गुना 2 -2, तो बचेगा C2। 2 दूनी के 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, यानी C2H2 बचा हमारे पास। ये करने से पहले हम नीचे नामकरण बता देते हैं। इसका नामकरण ये तो हमने निकाल दिया ना, फिर मैं इसका नाम लिखूंगा, नामकरण करूंगा कि कैसे नाम हुआ। लिखना है सेम टू सेम यही वाला यहाँ पे भी होगा कि एल्काइन के सभी तत्वों के नामकरण में कार्बन की संख्या के साथ, एल्काइन के सभी तत्वों के नामकरण में कार्बन की संख्या के साथ आयन, क्या? आयन YNE प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना बेटा। अभी देखो आपके सामने है C का वैल्यू कितना है? C कितना है हमारे पास? C है 2 के लिए हम क्या लिखते हैं? 2 के लिए लिखते हैं हम एथ, ठीक है ना। 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एथ। तो कह रहा है कि एल्काइन के सभी तत्वों के नामकरण में कार्बन की संख्या के साथ आयन प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। कार्बन की संख्या कितना है? इथ है, 2 है, तो कार्बन की संख्या के नाम के साथ, कार्बन की संख्या के नाम के साथ आयन प्रत्यय। C2 के वैल्यू कितना हो गया? C2 का मतलब कितना हो गया? एथ। और लास्ट में क्या जोड़ना है हमें? YNE, तो हम जोड़ दिए YNE, तो क्या हो गया? एथ हो गया ना, एथ। और इसमें आयन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एथाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथाइन। समझ में आया बेटा? इसका नामकरण के नाम क्या हो जाएगा? एथाइन। और एथाइन का अगर हम लिखेंगे, अगर इसका संरचना सूत्र लिखेंगे तो C कितना है? 2 है, तो C 2 कर दिए। और आपको हमने पहले ही बताया कि इसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे। तो इस वाले कार्बन के 3 बाहें इधर हो गए तो 1 बाह इधर हो जाएगा। इस वाले कार्बन के भी 3 बाह इधर हो गए तो 1 बाह इधर हो जाएगा। और H कितना है? 2 है, तो 1 H यहाँ पे और 1 H यहाँ पे बन गया। यही इसका साँचा सूत्र है। और मैं उदाहरण में यहाँ पे एक सिखा देता हूँ, ठीक है ना। C3 बना देते हैं। n का वैल्यू जब हम 3 लिखेंगे तो क्या होगा? सूत्र है CnH2n
-2, तो C के जगह N की जगह पे 3 हो गया, H2N मतलब 2 गुना 3 घटाव में 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, C 3 हो गया, 2 3 आई 6, और 6 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा? ध्यान से देखिए, 3 दूनी के 6, 6 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 4। तो C3H4 बचा, क्या बचा? C3H4। अब ध्यान से देखिए, इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग? C3 है बेटा, C क्या है? 3 है, जो 3 के लिए हम लिखते हैं प्रोप, प्रोप लिखते हैं ना। और जब प्रोप हो जाता है उसके बगल में हम लोग जोड़ देते हैं आइन, तो क्या हो गया? प्रोपाइन। इसका नामकरण क्या हो गया? प्रोपाइन। अब ध्यान दो, इसका संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे? हमारे पास कार्बन है 3 गो, तो पहले तीनों को लाइन से लिख लिया जाएगा। कार्बन को 3 को लिख दिया, किन्हीं 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा बेटा। कौन सा बॉन्ड होगा? 3 गो बॉन्ड होगा, तो 1 2 3, इसके बीच में 3 गो बॉन्ड कर दिए। अब ध्यान दो, ए वाला जो कार्बन है हमारे पास, ए वाला जो कार्बन हमारे पास है, इसका 3 गो बाह इस तरफ हो गया, तो एक बाह हम इस तरफ से निकाल के H लिख देंगे। नहीं, अभी H नहीं लिखेंगे, H नहीं लीजिए, अभी इतना समझिए, एक बाह इधर निकाल देंगे, तो इस कार्बन का 3 गो बाह पूरा हो गया। अब इस वाले कार्बन की बात आएगी, तो इस वाले कार्बन का 3 गो बाह इजा पहले से बा, तो यहाँ पे एक और बाह निकाल देंगे, तो 4 बाह इसका भी पूरा हो गया ना। अब इस वाले कार्बन की बारी आएगी बेटा, तो इस वाले कार्बन में एक बाह तो यहाँ पहले से है, 3 बाह और निकालना बाकी रहेगा, तो 3 बाह हमने निकाल दिया। अब हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो 4 हैं, 1 2 3 और 4, यही इसका संरचना सूत्र है। तो परीक्षा में अगर आपसे संरचना सूत्र पूछता है तो घबरा के भागने नहीं लगना है। आपका काम है कि 2 से लेकर 10 तक का सूत्र की मदद से अणुसूत्र निकालना है, अणुसूत्र जैसे कि मैंने निकाला है, और संरचना सूत्र भी निकालना है, संरचना सूत्र भी आपको निकालना है। ठीक है, निकाल के मुझे बताना है कि आपने सही संरचना सूत्र और अणुसूत्र निकाल दिया है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत, कुछ भी परेशानी हो रही है तो आप मुझे बताइए, या मुझसे कह सकते हैं आप। मुझे इस बात का कोई वो है नहीं कि आप लोगों को कोई परेशानी होगा, आप लोग यहाँ तक बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है ना बेटा, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपको इसके आगे मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है ना बेटा, तो इतना आप लोग समझ जाएंगे। ये चैप्टर और 1 से 2 दिन चल सकता है, थोड़ा सा ये बढ़ेगा, और उसका कारण ये है बेटा कि आप लोग को इतना जल्दी पढ़ाने से आप लोग समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे करके इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो मेरे साथ बने रहिए और बिल्कुल मत घबराइए। ठीक है ना, चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच। A9 के जगह पे एक चीज़ है, मैं थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। C9 के केस में मैंने लिखवाया है नॉन डेक, कहीं कहीं नॉन भी लिखता है। ठीक है ना, तो इस केस में टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, इस केस में टेंशन नहीं लेना है। आई थिंक थोड़ा सा ये हुआ है बेटा, प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, C9 जो है ना, C9 जो है उसे नॉन ही लिखते हैं हम लोग, नॉन ही लिखना है, क्योंकि आपके बुक में नॉन ही दिया हुआ है, तो आप इसको नॉन ही लिखो, नॉन। और 10 को C10 को आपको डेक लिखना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सुधार कर देता हूँ, आप लोग भी काट के सुधार कर लीजिएगा इसको। ये जो नॉन डेक लिखा ना मेरे, ये सिर्फ नॉन होगा, और यहाँ से भी इसको निकाल के और हम लोग क्या लिखेंगे, नॉन। ठीक है ना, नॉन, 9 को नॉन लिखेंगे और 10 को डेक लिखेंगे। ठीक है ना, डेक, ये जो लिखा हुआ है इसको डेक लिखेंगे।
यहाँ तक कोई डाउट होने से आप मेरे को बताइए, ठीक है ना। अब हम लोग कल पढ़ेंगे इसके आगे वाले टॉपिक्स न, जो भी हैं, समजातीय श्रेणी है, फिर क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, फिर एथेनॉल, एल्कोहल के बारे में बताएंगे, कीटोन के बारे में, एल्डिहाइड के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा है आपके बुक में, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, पूरा चैप्टर मैं बहुत बढ़िया से बताऊंगा। यहाँ तक आपको याद करना है, ठीक है ना, याद करना है अच्छे से। याद करना ही नहीं है, सीखना है, समझना भी है। साइंस में सब कुछ याद करने से नहीं होता है, ठीक है ना। थैंक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको सेशन अच्छा लगा, पसंद आया, और बहुत ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।